हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्जित ताम्रकार और आप देख रहे हैं अर्जित ज्ञान कॉमर्स। आज हम बात करने वाले थे बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स की। जो बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स है उनको अपनी बुक में दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होते हैं ई कॉमर्स के। और दूसरा है बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर एंड सोसाइटी, कंज्यूमर और सोसाइटी को क्या बेनिफिट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है वो टोटल 6 मेंशन्ड है, तो अपन उनको पढ़ते हैं समझते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। अब मान लीजिए एक पर्सन की साड़ी की दुकान है, ठीक है। अभी वो उसके जो पोटेंशियल कंज्यूमर है वो कौन है, लोकल के ही लोग हैं, ठीक है। अगर वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे एनरोल हो जाता है यानी कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बेचने लगता है, अब उसके जो पोटेंशियल कंज्यूमर क्या हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में हो जाएंगे। तो इसका मतलब उसके ज़्यादा सेल्स के चांसेस हैं। इस तरीके से उसका मार्केट प्लेस अब बड़ा हो जाता है, नेशनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये बताता है अपन को। सेकंड पॉइंट क्या बताता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। अब मान लीजिए जिस पर्सन की साड़ी की दुकान थी उसके पास एक वेयर हाउस भी होगा जहाँ पे वो अपने स्टॉक रखता होगा साड़ी के, बिल्कुल होगा। अब मान लीजिए वो सोचे उतनी ज़्यादा सेल नहीं होती है हमारी काय से, शॉप से, और रेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ का। एक काम करते हैं, शॉप बंद कर देते हैं, सिर्फ वेयर हाउस में सामान रखते हैं, वेयर हाउस से ही डायरेक्ट बेच दिया करेंगे बाहर जब भी ऑर्डर आया करेगा। तो इससे क्या होगा, उससे रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ऑपरेशन वाली कॉस्ट बच जाती है अगर आप ई कॉमर्स में एनरोल हो जाते हो तो। थर्ड वाला पॉइंट अपन अगली वाली स्लाइड में समझेंगे, तो अब उसे थोड़ा साइड में रखते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जो साड़ी वाली दुकान थी अब इसका कंपटीशन कौन थे, उसी के आजू बाजू वाली दुकानें जो और थी साड़ी की, वो उसका कंपटीशन थी, ठीक है। अब अगर वो एनरोल हो जाता है ई कॉमर्स पे तो उसके मार्केट प्लेस तो बढ़ी गई, तो मतलब वो उन लोगों से तो आगे निकल ही गया है, ठीक है। तो एक एडवांटेज ही हो जाता है सामने वाले को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोलता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस। टाइम कैसे बचता है ई कॉमर्स वेबसाइट पे एनरोल कराने से। देखिए अब उसकी साड़ी की दुकान थी, अब कोई भी उसका कस्टमर आता होगा तो कम से कम 8-10 साड़ियाँ तो देखता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो डिसीजन लेगा, तो टाइम जाता था, कस्टमर का भी टाइम जाता था, और अपन को एक एम्प्लॉय रखना पड़ता था जो उन्हें अपने साड़ियाँ दिखाता था। तो अपना टाइम खर्च हो रहा था इन द एंड। ऑनलाइन वाले में, ई कॉमर्स वाले में क्या होता है, जो देखने दिखाने वाली चीज़ होती है प्रोडक्ट्स, ये इंसान खुद घर बैठे बैठे अपने घर पे फ़ोन में स्क्रॉल करते करते देख लेता है। वो पहले ही घर पे स्क्रॉल बैठा, अब वो भले ही 4 घंटे से बैठा हुआ है, इसमें बिजनेस का तो कोई टाइम नहीं जा रहा है। 4 घंटे में उसने एक साड़ी सिलेक्ट करी, तो अब जैसे ही ऑर्डर हुआ, जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, तब किसको पता पड़ता है, बिजनेस को पता पड़ता है। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट दिखाने वाला काम, सामने वाले को मनाने वाला काम, ये सब पूरा एलिमिनेट हो जाता है, इससे बहुत सारा टाइम बच जाता है। और जो लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बेचते हैं वो क्या करते हैं जनरली, कि आज दिन भर के जितने भी ऑर्डर हैं वो हम शाम को डिस्पैच करेंगे, लाइक 5 से 8 के बीच में। अब जनरली क्या होता है, कस्टमर्स कैसे आते हैं, कोई 10 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, तो बिकी भले ही 3 साड़ी, लेकिन अब उनको पूरा दिन भर देना पड़ा। अब मान लीजिए अगर यही ऑनलाइन के थ्रू आया होता तो सिर्फ 5 बजे से 6 बजे के बीच में 1 घंटे में तो आराम से 3 साड़ी आराम से पैक होकर चली जाती, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम बचता है ई कॉमर्स में। अब सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, स्मॉल फर्म्स को एग्जिस्ट विद बिग फर्म्स। अब इससे क्या होता है, छोटी फर्म्स भी सिंपल स्टेप फॉलो करके रजिस्टर कर सकती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो उनकी भी मार्केट प्लेस क्या हो जाती है, बढ़ी हो जाती है। तो अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, रेट सही होंगे, तो लोग उनके प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, तो इससे वो भी एग्जिस्ट कर पाती है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए विन विन सिचुएशन बन जाती है। अब रही बात थर्ड वाले पॉइंट की, फैसिलिटेट्स फुल सप्लाई मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने इसको हल्का सा समझते, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक तो पुल सप्लाई मैनेजमेंट होता है, एक पुश सप्लाई मैनेजमेंट होता है। अब सप्लाई चेन ही क्या होती है, हम कितना मटेरियल, कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है। हम अपने कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं मार्केट में, कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन के अंदर आती हैं। सिंपल सी बात है, फुल सप्लाई चेन में क्या होता है, जो इन्वेंट्री है ना, वो कस्टमर के नीड बेसिस पे रखी जाती है। मतलब अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे
इस प्रोडक्ट की 10 यूनिट चाहिए तो अपन 10 ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अपन पहले से ही 100 प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे कि अब कोई कस्टमर आएगा और उनमें से 10 ले जाएगा। जब कस्टमर बोलेगा कि 10 चाहिए, हम तब 10 बना के देते हैं। ये होता है फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक, और फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? उसमें हम अपनी जो हमारा ज्ञान होता है, हम अपनी एक्सपीरियंस की वजह से, एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेंट्री मेंटेन कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मालूम है सर्दियों में गर्म कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, तो जो कपड़े बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, गर्मी खत्म हुई और उन्होंने बल्क में सर्दियों में कपड़े बनाना चालू कर दिए, क्योंकि मालूम है उन्हें बिकने वाले हैं उस टाइम में। ठीक है, लेकिन इसमें उनके पास ज़्यादा कैपिटल होना ज़रूरी है। अब अपना पॉइंट क्या बोलता है? फैसिलिटेट्स फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कब पता पड़ता है? जब ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब कि उसे के पास पहले से वो चीज़ रेडी होना ज़रूरी है क्या? नहीं है ज़रूरी। ये कुछ सर्टेन गुड्स पे ही एप्लीकेबल है, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जो बड़ी ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्या, जैसे ही ऑर्डर आता है हल्का उस चीज़ को रेडी कर लेते हैं और फिर उसको वो कर देते हैं, डिलीवरी के लिए भेज देते हैं। एक ये फ़ायदा है। अब अगला वाला पॉइंट क्या है? बेनिफिट्स टू कंज्यूमर एंड सोसाइटी। टोटल 8 बेनिफिट्स मेंशन्ड है। तो पहला बेनिफिट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप चाहो सुबह 8 बजे शॉपिंग कर सकते हो घर से, आप चाहो तो रात के 12 बजे शॉपिंग कर सकते हो। दुकान खोलने का वेट नहीं करना होता है अपन को, तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है। सेकंड पॉइंट क्या है? कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्काउंट्स वेव ऑफ्स। अब मान लीजिए आपको एक स्कूल बैग खरीदना था, अपने पास वाली दुकान पे गए, वहाँ पे वो कितने का मिल रहा था? 1,000 रुपये का मिल रहा था। अब आपको मालूम है अगर आप मेन मार्केट तक जाओगे तो वो 800 रुपये का मिल सकता है। या मेन मार्केट तक कौन जा रहा है, वो भी शायद ही हो, और शायद ही ये सेम प्रोडक्ट मिल जाए जो आपको पसंद आ गया। तो अब थोड़ा महंगा है, क्या करते हैं, तब भी ले ही लेते हैं। इस तरीके से आपके पास वाले जो शॉपकीपर है उसने आपको ज़्यादा में माल बेच दिया, सादे में वो बैग बेच दिया। अब यही अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे होते तो क्या होता? वो बैग, एक एक ही चीज़ आप बहुत सारे सेलर बेच सकते हैं ना ऑनलाइन, बिल्कुल बेच सकते हैं। तो क्या होता, अब आपका जो अगर पास वाला जो शॉपकीपर था वो उसकी प्राइस रखता 1,000 और मेन बाजार वाला कितनी रख देता? 800 रख देता है ना, तो आप ऑब्वियसली 800 वाला खरीद लेते। तो ये क्या होता, आपको एक तो सही प्राइस मिल जाता है। अब ऐसे ही भाई शॉप इस वाले शॉपकीपर को भी तो बेचना ही है अपना सामान, और उसे मालूम है कि वो उसे 750 में भी बेच सकता है, तो वो 750 प्राइस रख देता। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो इससे इन एंड किसका फायदा हो जाता है? कंज्यूमर का फायदा हो जाता है। ऐसे ही क्या हो जाता है, डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं हमको। वेव ऑफ मतलब क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए आप 5,000 का डिस्काउंट ले लीजिए, 5,000 की शॉपिंग करिए और आपको डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाता है। ये वाली सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। थर्ड वाले में क्या है? मोर ऑप्शंस एंड चॉइसेस एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। सीधी सी बात है, आपकी जो पास वाली दुकान है उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी जितनी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रहेंगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है? क्विक एंड टाइमली डिलीवरी। अब क्या होता है, डिलीवरी बड़ी क्विक होने लगी है, एक दिन डिलीवरी में, एक दिन में आ जाती है, 2 दिन में आ जाती है। प्लस अपना जो टाइम वेस्ट होता प्रोडक्ट को लाने, मतलब बाजार जाओ, बाजार से वहाँ पे जाओ, ये पूरा टाइम अपना बच जाता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर को फायदा है। और फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अभी अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा था, छोटे बिजनेस को भी अपना बिजनेस बड़ा करने का मौका मिल रहा था। अब अपना अगर वो बिजनेस बड़ा करेंगे तो वो ऑब्वियसली एम्प्लॉय ज़्यादा रखेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सिक्स पॉइंट क्या है? फैसिलिटेट ई ऑक्शन एंड ई टेंडर्स। अब ई ऑक्शन एंड ई टेंडर्स समझते हैं अपन सबसे पहले। ई ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन में क्या होता है? बोली लगाना, सिंपल सी बात, जिसको पता है उसको अपन बता देते हैं, बोली लगाना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं अभी बैठा हूँ दिल्ली में, है ना, मैंने यहाँ पे एक टाइम दे दिया है आपको, मैं यहाँ पे एक पेंटिंग बेचने वाला हूँ इतने टाइम पे, इतनी तारीख को। इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस मतलब बिडिंग प्राइस, यहाँ से बोली लगाना चालू करेंगे, वो है 1,00,000 रुपये। मतलब अगर किसी को खरीदना है तो वो मिनिमम एटलीस्ट उसे 1,00,000 रुपये तो देने देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे जो जिसको वो इंटरेस्टेड होगा वो पेंटिंग खरीदने में, वो वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे बैठ के क्या करेगा, बोली लगाएगा। मैं बोलूँगा कोई कोई 1,00,000 में खरीदने को तैयार है, तो कोई बोलेगा हाँ मैं 1,00,000 में खरीदने को तैयार हूँ। कोई और भी उसके ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होगा तो वो बोल देगा नहीं मैं 1,000, 1,10,000 दे दूंगा। तो फिर कोई बोलेगा 1,20,000। ऐसे 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 बढ़ते 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 हो सकता है 10,00,000 तक पहुँच जाए, या फिर और कोई भी प्राइस, मतलब बहुत ज़्यादा भी पहुँच सकता है। इससे क्या होता है, ये होता है ऑप्शन। अब इसमें एक जो इनहेरेंट फॉल्ट क्या था, ये जो बोली लगाते हैं इसको अपन बोलते हैं बिडिंग करना, बिड बोलते हैं ये लोग। अब
क्या होता था, सामने वाले को, जिसको भी अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है, उसको वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में आना पड़ता था। तो वैसा ज़रूरी नहीं, भले किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, वो ऐसी कितनी सारी जगहों पर जाएगा। लेकिन अगर ये काम ऑनलाइन हो रहा होता है, तो आप घर बैठे अपने बिड कर सकते हो। ठीक है, उसको पूरा एक सिस्टम है, तो वो यहाँ पे जल्दी हो जाता है। मतलब कि ऑक्शन वाली जो प्रोसेस होती है वो ईजी हो जाती है। ठीक है, एम आई क्लियर? क्या है? ई टेंडर है। ई टेंडर में क्या होता है, अगर तो अपन टेंडर समझते हैं। टेंडर में क्या होता है, मान लो मुझे एक घर बनाना है, इसका मुझे लगता है 40 लाख रुपए लगेंगे। तो मैं एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपवा दूंगा कि मैं एक घर बनाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें 40 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो मेरा काम करने में, मतलब घर बनाने में, वो अपनी क्या दे, कोटेशन दे। कोटेशन में क्या देंगे, तो उन्हें कितना लगता है कि कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने कोटेशन दिया कि मैं 37 लाख में घर बना दूंगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं, आप जो कोटेशन दे रहे हो वो गलत है, मैंने जो 40 लाख बोला है उसे वो भी कम लग रहा है, वो बोल रहा है 42 लाख में काम हो पाएगा। ठीक है, और कोई बोल दे कि जो आप कह रहे हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं 35 लाख में भी घर बना के दे दूंगा। तो ये सब वो लोग क्या करते थे, कोटेशन अपनी सबमिट करेंगे मेरे पास, और मुझे जो सबसे सही लगेगी मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। ऑब्वियसली मुझे 35 लाख जो सही लग रही है मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। अब लेकिन इसमें भी क्या होता था कि पहले मैं ये मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं न्यूज़पेपर में दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो न्यूज़पेपर है उनके आता हो नहीं आता हो, वहाँ पे सर्कुलेट होता हो या नहीं होता। अब ये ऑनलाइन तरीके से हो सकता है ना, अगर अपन इसको ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म से करेंगे तो क्या होगा, कोई भी कहीं पे भी बैठा होगा बंदा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा मेरा काम करने में, तो वो क्या कर सकेगा, अपनी कोटेशन दे पाएगा। तो ये इजीली हो जाता है ई टेंडर में। अब अपन बात करते हैं, तो ये ई कॉमर्स ई ऑक्शंस और ई टेंडर्स में हेल्प करता है। अब 7 पॉइंट क्या बोलता है, इंटरेक्शंस विद कंज्यूमर्स। अब मान लो मैं आपको, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट है वो एनालिटिक डाटा प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको, कि भाई कौन किस कलर के ज़्यादा वो ले रहा है, कब कौन सा कलर ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा साइज़ ज़्यादा बिक रहा है, किस टाइम पे क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है। तो इस हिसाब से वो पर्सनलाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और वो जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे इन अपने कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, और 8 पॉइंट क्या बोलता है, वाइडर आउटरीच। अब मान लीजिए कश्मीर में कोई अच्छा सा वो बेचता है, कारपेट बेचता है, लेकिन अब आप, मैं बैठा हूँ भोपाल में, कश्मीर जाके कैसे लूँ। ठीक है, इंडिया मुझे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ई कॉमर्स की वजह से वो इजीली हो सकता है। तो ये बेनिफिट होते हैं कंज्यूमर एंड सोसाइटी को। ये टोटल 8 थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और बाकी वीडियोस इस चैप्टर की देखने के लिए लिस्ट चेक कीजिए ऑन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।